अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें एक ही फ़ाइल हो और जो रिकॉर्डिंग आप करें वहाँ पे डिस्ट्रॉशन ना हो। और बाकी प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह इंटैक्ट रहें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती आएगी और जो भी आपका फ़ीडबैक है वो कमेंट्स की सूरत में आप प्लीज़ दें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ ऑफिस में भी थे और तकरीबन 5-6 साल पहले हमारी इनकी मुलाकात थी। खैर बहरहाल मैं इनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग जानने वाले भी शो सुनते हैं। अब ये बताते हैं कि ये शादी थी इनके भाई की और इनको हैदराबाद जाना था। जैसे कि आमतौर पे हुआ करता है, शादी की तैयारियां होती हैं, दूल्हा दुल्हन का जो है बहुत सारे कपड़े वगैरह होते हैं, सामान होता है जो लाना ले आना होता है। खैर बहरहाल ये कराची में रहा करते थे और इनकी जो भाभी थी वो हैदराबाद में रहा करती थी। अब जो उन लोगों ने शादी का अरेंजमेंट किया था, यानी जो बारात का इंतज़ाम था, वो इस तरह से था कि जो इनका घर था, इनके घर के सामने एक बहुत बड़ी सी हवेली थी और उस हवेली का एक लॉन था। तो उस लॉन में इन्होंने वहाँ पे इंतज़ाम किया था। अब क्योंकि जो इनका घर था वो तो छोटा था, अब वहाँ पे जो चौकीदार हुआ करता था उससे इन्होंने इजाज़त ले ली थी। कुछ पैसे दे दिए थे उसको, जो होता है आमतौर पे नॉर्मली, और उसको कहा था कि ये प्रोग्राम हम कर देते हैं और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम इसकी सफाई वगैरह भी करवा देंगे और आपके खाने वगैरह का इंतज़ाम भी कर देंगे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि शादी हुई और भरपूर तरीके से हुई, खूब हल्ला गुल्ला इन लोगों ने किया। अब ये बताते हैं कि जो हवेली थी जहाँ पे शादी रखी गई थी उसके बारे में पूरे मोहल्ले में, इवन के पूरे हैदराबाद में बहुत सारी बातें थीं जो मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे यहाँ पे कोई नहीं रहता, जबकि कुछ लोग कहते थे लोग आते रहे हैं जाते रहे हैं, और कुछ लोगों का ख्याल था कि जब से पार्टीशन हुआ है तब से ही ये हवेली खाली है। अब ये और इनके कज़न्स जाहिर सी बातें एनर्जेटिक थे, जज्बा था और बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिलचस्पी थी कि इस हवेली को एक्सप्लोर कर सकें। चौकीदार को इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश भी की कि भाई हमें अंदर जाने दो, देखने दो, लेकिन वो जो चौकीदार था उसने कहा कि भाई मालिक की इजाज़त नहीं है, आपको सिर्फ शादी की इजाज़त दे सकता था, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहरहाल अब ये इनके दोस्त वगैरह और इनके कज़न जो थे वो इस ज़िद पे आ चुके थे कि हमें किसी भी तरह इस हवेली के अंदर जाना है, इसको देखना है, इसको एक्सप्लोर करना है। क्योंकि इनके जहन में ये बात भी थी, कहा जाता था कि क्योंकि ये पार्टीशन से पहले की हवेली है तो हो सकता है कि इनको यहाँ से कोई ख़जाना मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, कोई दौलत है जो इनके हाथ लग जाए। खैर चौकीदार को इन्होंने कुछ नहीं कहा और इन्होंने प्लान किया कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब ये लोग जो हवेली है उसके अंदर दाखिल होंगे, उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उधर जाके सर्च करेंगे। अब ये बताते हैं कि चौकीदार तो बेचारा सो गया था 12:30-1 बजे ही। तकरीबन 1:30 बजे सारे के सारे 5-6 लड़के जो है वो इकट्ठे हुए और इन लोगों ने सोचा कि अब हम हवेली के अंदर कूदते हैं और अंदर जाके इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। खैर बहरहाल ये लोग अंदर कूदे और अंदर कूदने के बाद जैसे ही ये हॉल से एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि सामने बाकायदा हवेली के अंदर की तरफ लाइट्स जल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है। और जैसे जैसे ये आगे चलते चले गए तो इनको बाकायदा खाने की शदीद खुशबू आने लगी, जैसे कि बहुत ही ताज़ा, बहुत ही उम्दा खाना बन रहा हो और उसकी जो खुशबू एक माहौल में जो फैल जाती है, उस तरह की खुशबू इनको आ रही थी। अब ये बड़े हैरान थे कि ये चौकीदार इनसे छुपाता क्यों है इस तरह की बातें। चौकीदार ने इनको बताया नहीं कि अंदर कोई और प्रोग्राम भी चल रहा है और वहाँ पे दूसरे लोग, दूसरे मेहमान भी आए हुए हैं। अब ये जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग देख रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मामूल से ज़्यादा लंबे हैं। जैसे आमतौर पे लोगों की हाइट होती है तो उन लोगों से ज़्यादा लंबी हवेली के अंदर मौजूद लोगों की हाइट थी। बहरहाल ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं। बाकायदा एक महफ़िल का इनेकाद किया गया है, वहाँ पे खाना भी लगा हुआ है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए स्टेज पे। अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए इनको यकीन होता चला गया कि अंदर भी कोई प्रोग्राम हो रहा है। अब ये बताते हैं, जिनकी ये स्टोरी है, ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मज़ीद आगे गया तो मेरी फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर बालकनी में या गैलरी में नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि जो मेरी मंगेतर है, जो कि अब इनकी वाइफ है, वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है और इनको ऊपर आने का इशारा कर रही है। अब ये बड़े हैरान हुए
क्योंकि इनको पता था कि ये शादी में तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल इसने आज ये कपड़े नहीं पहने थे। अगर इसने कपड़े पहने भी थे तो ये इस हवेली में कैसे आई और यहाँ पे क्या कर रही है। बहरहाल ये बड़े हैरान थे, इसी ताजुब में थे कि इसी दौरानिए में इनके साथ जो इनका एक और कज़न मौजूद था, उस कज़न ने भी दूसरी तरफ इशारा करके कहा कि देखो वहाँ पे मेरी कज़न यानी उसकी जो मंगेतर है वो खड़ी हुई है। अब ये बताते हैं कि जब उसने ऐसा कहा तो इन्होंने दूसरी तरफ देखा, और जब इन्होंने दूसरी तरफ देखा तो वाकई में ऐसी था कि इस लड़के की यानी इनके कज़न की जो मंगेतर थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि ये लोग प्रोग्राम में आए हैं लेकिन इन्होंने दूसरे कपड़े पहने थे, और इवेंट के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ये दोनों वापस जा चुकी थीं। खैर बहरहाल इनको थोड़ा सा क्लिक हुआ और इनको एहसास होने लगा कि जैसे कुछ नॉर्मल नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये पैरानॉर्मल है। अच्छा, अब इन दोनों ने आपस में बातचीत की और इन्होंने सोचा कि हम लोग जो आयत वगैरह हमें आती हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं और फ़ौरन इस हवेली से बाहर निकलते हैं, शायद हमने गलती कर दी है यहाँ पे आके। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही हम लोग मुड़ने लगे तो हमने देखा, यानी पहले तो ये जो जिन साहब की स्टोरी है उन्होंने देखा कि इनकी जो मंगेतर थी वो हवा में फ्लोट करते हुए इनकी तरफ आ रही हैं। इसी तरह फिर वो जो इनके साथ इनका कज़न मौजूद था उसने देखा कि जो उनकी मंगेतर थी वो भी फ्लोट करते हुए हवा में इनकी तरफ आ रही हैं। और जब इन दोनों ने ये देखा तो इनके साथ जो बाकी लड़के भी मौजूद थे वो भी एकदम बाहर की तरफ भागे, ये भी बाहर की तरफ भागे, और जैसे तैसे करके इन्होंने जैसे ही गैलरी क्रॉस की यानी कूदे तो वहाँ पे चौकीदार मौजूद था। अब ये नीचे गिर गए, इनकी हालत गैर हो चुकी थी, ये बुरी तरह काँप रहे थे। बहरहाल चौकीदार ने जब इनको देखा तो पहले तो वो गुस्सा करने लगा कि तुम लोग क्यों गए थे, तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ पे ना जाओ। बहरहाल चौकीदार को इन्होंने बताया कि हम गलती से चले गए थे और हमने ऐसा ऐसा देखा है। खैर बहरहाल इनकी बात सुनने के बाद चौकीदार ने कहा कि आप जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले जाएँ, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात होते रहते हैं और अक्सर लोगों को यहाँ पे ख़वातीन खड़ी हुई नज़र आती हैं, और वो जो ख़वातीन होती हैं वो उन्हीं की फैमिलीज़ की मेंबर होती हैं जिन लोगों को ये नज़र आती हैं। अब ये बताते हैं कि सुनने के बाद हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि वापस आ गए और हम लोगों ने तौबा कर ली कि आइंदा कभी इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। ये बताते हैं कि उसके बाद से हम लोगों को तकरीबन 3 या 4 दिन तक शदीद बुखार रहा, हमारी तबीयत ख़राब रही, डाउन रही। उसके बाद जो इनके पेरेंट्स वगैरह थे उन लोगों ने इन पे दम वगैरह किया, पानी पे दम करके इन लोगों को पिलाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद इन लोगों की हालत बेहतर हुई। तो गाइस मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को कभी भी आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जिससे आपकी जान जा सकती हो या इस तरह के वाक़यात आपके साथ पेश आ सकें। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये काशिफ साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका ताल्लुक़ जो है नॉर्थ कराची से है और बफर जोन में रहा करते हैं। अच्छा, ये बताते हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं यानी ख़ास तौर पे इनके जो वालिद हैं, इनका बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल्स का काम है, और साथ साथ जो है ये रूहानी अमलियात वगैरह, दम दुरूद और पढ़ के पानी देना, इस तरह के जो काम वगैरह हुआ करते हैं, ये सारे काम भी इनके वालिद जो है वो सालों से करते चले आ रहे हैं। ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं इनके पास अक्सर लोग आते हैं और बहुत दूर दूर इलाकों से, बहुत दूर जगहों से, दूसरे शहरों से, इवन के दूसरे मुल्क से भी लोग आ चुके हैं जो आके इनसे दम करवाते हैं नज़र वगैरह के हवाले से और जादू के हवाले से। इस तरह के जो भी वाक़यात हैं, मामलात होते हैं, उनके सोल्यूशन के लिए इनके फादर से रब्ता किया जाता है। खैर ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, ये 2004 या 5 की बात थी कि इनके फादर बैठे हुए अपना काम कर रहे थे, तो एक साहब उनके पास आए, और जब इनके फादर के पास वो साहब आए तो उन्होंने सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद वो जो साहब थे वो इनके फादर को कहने लगे कि भाई मेरे ऊपर कोई जादू वगैरह हो गया है या मेरे साथ इस तरह के मामलात हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। शेख बताते हैं कि वैसे तो इनके फादर जो है बड़े समझदार आदमी हैं, वो पहली दफ़ा में ही मुलाकात के बाद अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। तो जो इनके फादर थे उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि ये जो साहब आए ये झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं या कोई ना कोई इनका टेढ़ा केस है। खैर बहरहाल इनके जो फादर थे उन्होंने वैसे ही रस्मी तौर पे इनको मना कर दिया कि जनाब देखें मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता। मुख्तलिफ बहाने इनके फादर करने लगे, लेकिन वो जो साहब सामने मौजूद थे, बैठे हुए थे, वो इनके फादर से इंसिस्ट करने लगे, ज़िद करने लगे कि बराए मेहरबानी मेरा ये काम कर दें, मेरा ये काम कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद वो बोलने लगे कि अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने लाख रुपए दूंगा। अच्छा, ये सुनने के बाद जो इनके फादर थे उनको यकीन हो चला कि यकीनन ये कुछ ना कुछ गलत काम है जो करवाने के लिए आए हैं,
लिहाजा उन्होंने कहा भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकता। अगर मैं आपका काम करूँगा तो मेरी आखिरत भी ख़राब होगी और दुनिया भी ख़राब होगी। खैर वो जो साहब थे काफ़ी देर ज़िद करते रहे, बहस करते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह मेरे वालिद को राज़ी कर सकें, लेकिन मेरे वालिद थे कि वो अटक गए थे कि बस मुझे आपका काम नहीं करना। खैर जैसे तैसे करके वो जो साहब थे वो वापस चले गए और इनके जो फादर थे वो बताते हैं कि जब मैं वापस आ रहा था तो जो इनका घर का रास्ता है तो उस पर रेलवे ट्रैक आता है। अच्छा, जब वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं तो उसके बाद इनका जो इलाका है या इनकी जो कम्युनिटी है उनके घर बने हुए हैं। बहरहाल इनके फादर जैसे ही रेलवे ट्रैक के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि बाहर से वाइट शलवार कमीज़ में एक शख्स चलता हुआ आ रहा है और दूर से ही ऐसा लग रहा है कि उसका बड़ा नूरानी चेहरा है, उसके चेहरे पे नूर झलक रहा है। और जैसे जैसे वो करीब आते चला जा रहा है तो इनके जो फादर हैं उनका भी दिल चाह रहा है कि मैं इससे बात करूं, इससे मुसाफा करूं, उसको सलाम करूं। आखिर ये कौन शख्स है कि इतनी रात होने के बावजूद उसका जो चेहरा है वो दूर से ही चमकता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इनके फादर जो थे वो वहाँ पर रुक गए और जैसे ही वो वहाँ पर रुके तो वो जो शख्स था, वो जो सामने से आ रहा था पुरनूर चेहरे वाला, वो इनके फादर के बिल्कुल करीब आ गया और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो जब इनके फादर ने ये सुना तो उन्होंने जवाब दिया तो वो कहने लगा कि बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ रुक गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। अब ये सुन के जो इनके फादर थे बड़ा चौंक गए, हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि भाई मेरे पास क्यों आ रहे थे आप? हालांकि जब मैंने आपको देखा था तो मेरी अट्रैक्शन पैदा हुई थी कि मैं आपसे बात करूं, मुसाफिर करूं, लेकिन आप मेरे पास क्यों आ रहे थे मैं जानना चाहता हूं। अब ये बताते हैं कि वो जो पुरनूर चेहरे वाले साहब थे उन्होंने कहा कि देखें, आपके पास एक शख्स आया था और वो कह रहा था कि उसको कोई काम करवाना है आपसे और आपने मना कर दिया था। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको मना कर दिया। आप बराए मेहरबानी उस शख्स का काम नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप इसका काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब ये बताते हैं कि इनके फादर ने सुना तो बड़ा हैरान हुए, हालांकि उनको अंदाज़ा हो चुका था कि वो जो शख्स है वो झूठ बोल रहा है। बहरहाल फिर भी इनके फादर ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आखिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं उसका काम ना करूं। तो वो कहने लगे कि भाई जो शख्स आपके पास आया था वो आपसे झूठ बोल रहा था। झूठ बोल के वो अपने घर वालों की, अपने भाइयों की जायदाद को जो है वो अपनाना चाहता है और वो आपसे जादू करवाना चाहता है ताकि आप उसकी हेल्प करें और सारी की सारी जो दौलत है वो उसको मिल जाए। खैर इनके फादर ने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इंशाल्लाह उसका काम नहीं करूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये कहने के बाद वो जो साहब थे उन्होंने मेरे वालिद साहब से हाथ मिलाया और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ गए। अब जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़े तो मेरे वालिद साहब ने सोचा कि वो जो शख्स मेरे पास काम करवाने के लिए आया था उसको ये कैसे जानते हैं, या इनको कैसे पता था कि मेरे पास वो शख्स आया है। जैसे ही इनके फादर ने ये सोचा और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगे होंगे और उन्होंने पलट के देखा, तो जब उन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे ना कोई बुज़ुर्ग मौजूद थे, ना कोई बंदा मौजूद था, ना किसी का नामो निशान था। फिर ये देखने के बाद, सुनने के बाद इनके वालिद को यकीन हो चला कि जो भी साहब यहाँ पे आए थे इनसे मुलाकात करने के लिए, वो बेसिकली मैसेज देने के लिए आए थे कि उस शख्स का काम नहीं करना है, वो चीटर है या धोखेबाज है। बहरहाल ऐसे ही हुआ कि इनके फादर ने उस शख्स का कोई काम नहीं किया और वो जो शख्स था उसने भी इनके फादर से कोई राब्ता नहीं रखा, ना कांटेक्ट किया। अच्छा, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये फैसलाबाद से जमील साहब ने भेजी है। अब ये बताते हैं कि जो फैसलाबाद है, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, ये कोई फैसलाबाद से अगर सुनता है तो बताए कि जो फैसलाबाद है उसमें सेम एज़ कराची रात के 3 बजे 4 बजे बड़ी रौनक हुआ करती है। बहरहाल ये बताते हैं कि ये 1997 या 98 की बात है और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इनके फादर के साथ हुआ था। अब इनके जो फादर हैं वो एक फूड स्ट्रीट पे काम करते थे और जाहिर सी बात है जो फूड स्ट्रीट का काम होता है आपको पता है कि उसमें रात के तकरीबन 3-4 आराम से बच जाते हैं। खैर इसी तरह की एक रात थी कि इनके फादर जो है तकरीबन 3 या 3:30 बजे वापस आ रहे थे। तो वापस आते आते जाहिर सी बात है एक वीरान और सुनसान रास्ता बीच में आता है उनके घर से पहले, तो वो रास्ता आया। अब जब वो रास्ता आया तो जो इनके फादर थे उन्होंने गौर किया कि इस रास्ते के ऊपर सामने से जो एक औरत है वो चलती हुई आगे की तरफ जा रही है। और जाहिर सी बात है 3-3:30 बजे का टाइम था तो 10 चीज़ें इनके जहन में आईं। लेकिन बहरहाल जैसे ही ये उस औरत के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि बहुत ही कोई शरीफ मॉडेस्ट किस्म की लड़की या औरत लग रही है, जिसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, बाकायदा अबाया लिया हुआ है और इनको इशारा करके रोक रही है। अब ये बताते हैं कि काफ़ी देर ये सोचते रहे कि मैं रुकूं या ना रुकूं, रुकूं तो किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं
और नहीं रुकूंगा तो जाहिर सी बात है अफसोस होगा कि किसी की मदद नहीं कर सका। बहरहाल इन्हीं ख्यालात के अंदर अंदर उन्होंने ऐसा किया कि ये रुक गए। और जब ये वहाँ पे रुके तो वो जो खातून थी उन्होंने इनको रोक के कहा कि भाईजान मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ और रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे घर तक छोड़ दें। और जो मेरा घर है वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट के फासले पे है, तो मुझे डर लग रहा है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे साथ मेरे घर तक चलें। अब ये बताते हैं कि पहले तो ये सोचने लगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, एक अकेली औरत है और देखने से हुलिया से शरीफ लग रही है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ साथ चलता हूँ, बताएं किस तरफ जाना है। खैर ये बताते हैं कि 10 से 15 मिनट का रास्ता था। वो जो खातून थी इन्होंने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की, बस इशारों से बताती रही कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर मुड़ना है। तो उसके बाद एक जगह ऐसी आई जो बड़ी वीरान सी थी, वहाँ पे कोई भी घर वगैरह मौजूद नहीं था। हाँ वहाँ पे एक झोपड़ी मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त थे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से चले आऊँगी, आप अपने रास्ते चले आएँ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। खैर इन्होंने कहा ठीक है अब आप यहाँ से चली जाएँ। और ये जैसे ही अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगे तो इनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद नीचे कोई चीज़ गिरी है। खैर बहरहाल इन्होंने जब गौर किया तो इन्होंने देखा कि एक लेडीज़ पर्स है, यानी ख़वातीन का जो पर्स होता है वो नीचे पड़ा हुआ है। अब इनकी समझ नहीं आया किसका है। बहरहाल काफ़ी गौर करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि शायद ये जो औरत थी जो मेरे साथ अभी चलती हुई आई थी उसी का पर्स होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि उसको उसके घर में या झोपड़ी में दे देता हूँ, शायद ये इसी झोपड़ी के अंदर गई है। अब इन्होंने पर्स उठाया और उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। बहरहाल जैसे ही ये झोपड़ी के बाहर पहुँचे तो इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको आवाज़ कैसे दूँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस पर्स को चेक कर लेता हूँ, हो सकता है इस औरत का कोई कार्ड वगैरह मौजूद हो जिस कार्ड से उसका नाम पता चल जाएगा, और जब इसका नाम पता चल जाएगा तो उसका नाम लेके मैं आवाज़ दूंगा तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाएगी। खैर इन्होंने जब पर्स को चेक किया तो उसके अंदर एक बहुत पुराना एक कार्ड मौजूद था और उस कार्ड के ऊपर इस शगुफ्ता नामी औरत का नाम लिखा हुआ था। बहरहाल ये कार्ड लेके जब वो उस झोंपड़ी के आगे पहुँचे तो उसको बजाना शुरू कर दिया और बाकायदा शगुफ्ता का नाम लेके आवाज़ देने लगे। 10 से 15 मिनट तक तो कोई नहीं आया। उसके बाद ये वापस मुड़ने लगे। इन्होंने सोचा कि अब मैं वापस चला जाता हूँ, अब शायद कोई नहीं आएगा। तो बाकायदा एक साहब ने दरवाज़ा खोला और वो जो साहब थे वो तकरीबन 80-85 साल के लग रहे थे। खैर बहरहाल जैसे ही वो साहब आए तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक रास्ते में खातून मिली थी और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने उनकी हेल्प कर दी थी, आगे तक छोड़ दिया था। तो गालिबन ये आपके घर की खातून है, इनका पर्स था जो नीचे गिर गया था, मैं आपको ये वापस करने के लिए आया हूँ। अच्छा वो जो साहब थे उन्होंने इनका नाम वगैरह पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने कार्ड पे चेक किया है तो इनका नाम शगुफ्ता है। तो वो जो साहब थे एकदम इनको देख के परेशान होने लगे और हैरान होने लगे और पूछने लगे कि वो जो खातून थी इनका हुलिया कैसा था, बाल कैसे थे और किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। बहरहाल ये सारे सवालात के जवाब इन्होंने दिए तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि भाई शगुफ्ता जो थी वो मेरी बीवी थी और उनकी डेथ हुए कम से कम 15 साल हो चुके हैं। अच्छा ये सुन के बड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मुझे थोड़ी देर पहले याद है कि वो खातून रास्ते में मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दें और मैंने उनको आगे तक छोड़ा और बाकायदा उनका पर्स जो है वो नीचे गिरा था जो मैं देने आया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात पे यकीन करूँ या ना करूँ। जब इन्होंने इस तरह की बात की तो वो जो साहब थे या वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ अंदर आएँ और ये उनके साथ अंदर गए। और जब ये अंदर गए तो वो जो बुज़ुर्ग थे या वो जो साहब थे उन्होंने बाकायदा वो जो खातून थी उनका डेथ सर्टिफिकेट ला के दिखाया। उनको बताया कि भाई इनकी डेथ हुए इतना अर्सा हो चुका है और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है या अक्सर लोगों का ये कहना है कि उनको ये कॉर्नर पे, रोड पे या वीरान रास्ते पे खड़ी हुई नज़र आती हैं, लोगों से मदद मांगती हैं, उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाती हैं। अभी ये सारी बातें सुनने के बाद ये बड़े हैरान थे और इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था इनको महसूस हो रहा था कि इनका जो जिस्म है वो भारी होता चला जा रहा है और इनके जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो गई है और फाइनली इनको महसूस होने लगा कि शायद इनको शदीद बुखार हो चुका है। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके ये घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक बीमार रहे और उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली कि कभी भी इस रास्ते से ना जाएंगे, ना आएंगे और ना किसी की हेल्प करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में रखें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।